हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके नए पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज के इस स्लाइड में हम इंटरनल ब्लीडिंग अर्थात आंतरिक रक्तस्राव एवं उसके फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट अर्थात आंतरिक रक्तस्राव होने पर उसकी प्राथमिक चिकित्सा और प्रबंधन किस प्रकार किया जाए उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। इस टॉपिक की व्याख्या करने से पहले हम इसकी भूमिका बनाएंगे कि हमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, अर्थात हम अपनी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग का चिन्ह और लक्षण क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग का कारण क्या है। जस्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग से किन किन कॉम्प्लिकेशन को देखा जा सकता है, यानी कि किन किन जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान या उसके बाद हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग को हम किस प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग होने के पश्चात उसकी जांच कैसे की जाती है या किन किन जांचों के थ्रू हम इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग को किस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट की, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग होने के बाद हमें कैसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी है और उसका मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में इंटरनल ब्लीडिंग को जाने से पहले ये देखेंगे कि आखिर ब्लीडिंग होती क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग इज अ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी, वेन और कैपिलरी, अर्थात खून का बहना या रक्तस्राव का मतलब है धमनी, सिरा अथवा रक्त वाहिनियों से रक्तस्राव का होना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग के। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं ब्लीडिंग की। सबसे पहला है आर्टेरियल ब्लीडिंग, यानी कि धमनियों द्वारा रक्तस्राव का होना। नेक्स्ट है वेनस ब्लीडिंग, यानी कि शिराओं द्वारा रक्तस्राव का होना। नेक्स्ट है कैपिलरी ब्लीडिंग, यानी कि केशिकाओं द्वारा रक्तस्राव का होना। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग को दिखाया गया है कि कैसे कैसे ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टेरियल ब्लीडिंग की। आर्टेरियल ब्लीडिंग यानी कि धमनी से रक्तस्राव। इसमें से बहने वाला जो रक्त होता है वो चटक लाल रंग का होता है एवं प्रत्येक संकुचन यानी कि सिस्टोल के साथ ये फुहार मार करके बाहर की तरफ बहता है, यानी कि इधर स्प्रूटिंग हो रही है ना, ये पहला पॉइंट जो है स्प्रूटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें जो ब्लड होता है प्रत्येक संकुचन के साथ, प्रत्येक धड़कन के साथ, सिस्टोल के साथ ये क्या करता है, फुहार मार करके बहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेनस ब्लीडिंग की। वेनस ब्लीडिंग में रक्त का जो रंग होता है वो गहरे लाल रंग का होता है। ये फुहार मार कर नहीं बहता है। इसमें रक्त का जो बहाव होता है वो एक समान अर्थात स्थिर बहाव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग में जो बहने वाला रक्त होता है उसका रंग लाल रंग का होता है। यह फुहार मार कर नहीं बहता है, यह धीमा होता है, किंतु ये इसकी जो फ्लो होती है धीमी ही लेकिन फ्लो होती है, अर्थात इसमें धीमा फ्लो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग की बात करेंगे हम। इंटरनल ब्लीडिंग ऑकर when the skin is not broken and blood is not seen। इंटरनल ब्लीडिंग तब होती है जब क्या होता है, स्किन में कोई ब्रेक नहीं होता है, स्किन टूटती नहीं है और हमें ब्लड भी क्या होता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है चोट लगने के पश्चात बॉडी के अंदर ही अंदर होती रहती है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, और ये जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग कम फ्रॉम इंजरी दैट डू नॉट ब्रेक द स्किन और फॉर्म नॉन ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर सच एज अल्सर, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव ऐसी चोटों से आता है जो त्वचा को नहीं तोड़ते, उसको ब्रेक नहीं करते, या नॉन ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम से होते हैं, जैसे अल्सर। जैसे कि पेट में अगर अल्सर हो जाता है तो क्या होता है, वो घाव बना लेता है और जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, वो फट जाता है और वहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो
स्थिति में क्या होता है, बाहर से हमें ये दिखाई नहीं देता है, ये अंदर ही अंदर क्या होता है, रक्त का स्राव स्टमक में होता रहता है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और ईयर, कभी कभी क्या होता है, नाक या कान से ब्लड का आना। ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स विथ कफ, कफ के साथ लंग से ब्लीडिंग का होना। ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक विथ वोमिटिंग, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, वोमिट करता है और उसमें ब्लड का आना, ये भी क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग का ही लक्षण है। ब्लीडिंग थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड का आना, इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक या किडनी में ब्लीडिंग हो रही होगी, जो कि क्या हो रही है, यूरिन के थ्रू हमें बाहर आकर के दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। These external and internal bleeding may be arterial, venous और अर्थात रक्तस्राव बाहरी या अंदरूनी हो सकता है। यह बाहरी या अंदरूनी रक्तस्राव भी धमनी यानी कि आर्टेरियल, वेनस या कैपिलरी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉमा की। ट्रॉमा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसे किसी भारी वस्तु से चोट लग गई है, जिससे कि व्यक्ति के अंग में या ब्लड वेसल में, बोन में चोट लग गई है और उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इस स्थिति में स्किन ब्रेक नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोकन बोन, यानी कि हड्डी के टूटने की वजह से। मोस्टली क्या होता है, बड़ी हड्डी जैसे फीमर का टूटना इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ऐसी गर्भावस्था जिसमें स्पर्म से मिलने के बाद ओवम यूट्रस के बाहर विकसित होता है, अर्थात वो गर्भाशय के बाहर डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम गर्भाशय के बाहर नहीं रह सकता। अगर इसे विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके कारण होने वाले खून के रिसाव से जान भी जा सकती है। तो ये बात हुई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी। जब कोई सर्जन अपनी सर्जरी कंप्लीट कर लेता है तो इस बात को श्योर करता है कि सारी जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो गई है। यदि उसने ये मिस कर दिया या उससे कुछ गलती हुई तो इस दौरान इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल और स्मोकिंग की। एल्कोहल और स्मोकिंग से स्टमक की जो आंतरिक स्तर होती है उसमें इरिटेशन पैदा होती है, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉनिक हाई बीपी की। क्रॉनिक हाई बीपी से ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जो कि क्या कॉज करती हैं, एन्यूरिज्म कॉज करती हैं। क्योंकि हाई बीपी से नसों पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, जिससे यह बीमारी कॉज होती है। इसे धमनी में क्या हो जाती है, यानी कि आर्टरी में सूजन हो जाती है, तेज़ दर्द होता है और कई बार क्या होता है, आर्टरी फट जाती है और जो ब्लड होता है वो आर्टरी से बाहर निकलने लगता है। यह आमतौर पर मस्तिष्क में, पेट में तथा पैर में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैमेज टू ब्लड वेसल, यानी कि मामूली चोट लगने पे या घाव के साथ ये क्या होता है, कॉज होता है। यानी कि अगर कोई भी डैमेज होता है ब्लड वेसल्स में तो ये इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें एब्डोमिनल पार्ट अर्थात स्टमक में ब्लीडिंग होने लगता है, जो कि बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कारणों के द्वारा होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ, पेप्टिक अल्सर हुआ, कोलोनोपोलिप्स हुआ। अब आप लोग को ये देखना होगा कि गैस्ट्राइटिक क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कोलोनोपोलिप क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोलाइटिस भी इसका कारण होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि पेट में के अंदरूनी सतह में जलन होने लगती है, छाले पड़ जाते हैं,
जिससे और पेट में दर्द होने लगता है और समय पर इलाज न मिलने पर क्या होता है, घाव बन जाता है। यह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला एसिड, यानी जो हमारा जो अम्ल होता है, जो क्या करता है, एसिडिक नेचर होता है हमारे स्टमक का, तो वहाँ पे क्या होता है, भोजन को वो पचाने का काम करता है। लेकिन इस पेप्टिक अल्सर की स्थिति में क्या होता है कि जो एब्डोमेन या जो आंत होती है उसकी दीवार को ये एसिड नुकसान पहुंचाने लगता है और वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है और कुछ समय बाद वहाँ पे अल्सर कॉज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये अल्सर पकने के पश्चात या बड़ा होने के पश्चात क्या होता है, फट जाता है, जिसे परफोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइटिस की। कोलाइटिस में क्या होता है, ये इसके अंतर्गत भी क्या होता है, बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, जलन होती है और मलाशय के जो एनस है उसके अंदरूनी भाग में भी सूजन हो जाती है। इस स्थिति को हम कोलाइटिस कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, पेट में ऐंठन होता है, डायरिया हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दस्त होता है, बुखार होता है और वजन में कमी भी आ जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है, बड़ी आंत की जो लेयर होती है उसकी सेल डेड होने लगती है, जिससे कि अल्सर विकसित होने लगता है, जिसमें क्या होता है, मवाद, म्यूकस और ब्लीडिंग होने लगता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसमें भी ब्लड निकलता है। तो ये क्या है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज है इंटरनल ब्लीडिंग का। अब हम बात करते हैं कोलोनोपॉलिप का। कोलोनोपॉलिप क्या है? पॉलिप टिश्यू का एक आंतरिक भाग है जो व्यक्ति के शरीर के अंदर ही विकसित होता है। कोलोनोपॉलिप्स बड़ी आंत या कोलन में होते हैं। ज़्यादातर पॉलिप्स खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कैंसर में बदल जाते हैं या पहले से ही कैंसरस होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्टर क्या करते हैं, इसको निकाल कर इसका परीक्षण करते हैं। यह किसी को भी हो सकता है, जैसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति, जैसे कोई अगर 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसमें अगर किसी को ये कोलोनोपॉलिप की क्या हो, हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोनो कैंसर हो, और किसी को कोलन कैंसर का फैमिली हिस्ट्री हो, तो उसकी अगली पीढ़ी में भी ये होने का चांस होता है। अधिकतर पॉलिप लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो मलाशय के द्वारा क्या होता है, ये निकलते हैं और ब्लीडिंग होती है। यानी कि जब व्यक्ति क्या करता है, मल त्याग करता है, तो मल में रक्त दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है। इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम इसको क्या करेंगे, डिनोट कर करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस। अब हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्राइटिस की। एंडोमेट्रियोसिस में हम देखते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें यूट्राइन टिश्यू जो होता है वो यूट्रस के बाहर जा कर के ग्रो करने लगता है। इसके दौरान इसके दौरान एंडोमेट्रियम टिश्यू टूट जाते हैं और उससे क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के थ्रू इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो कॉज होती है। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। अभी हमने एन्यूरिज्म की बात की कि जब जो धमनियाँ होती हैं और या जो भी वेसल्स होती हैं, हाई बीपी के थ्रू क्या होता है, उन पर जब दबाव पड़ता है तो एन्यूरिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, धमनियों में सूजन हो जाता है, तेज़ दर्द होता है, कई बार धमनी फट जाती है और खून धमनी से बाहर निकलने लगता है, या जो ब्लीडिंग होती है वो आर्टरी से बाहर होने लगती है, और ये इंटरनल ब्लीडिंग का कॉज क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। सबसे पहले डिजीनेस, यानी कि सिर चकराना। नेक्स्ट है सीवियर वीकनेस, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी का अनुभव होना। नेक्स्ट है ब्रूजेस और कंट्यूशन ऑन द स्किन, किसी भी व्यक्ति के शरीर पे क्या करना, नीला दिखाई देना, या जब ब्लड जम जाता है वहाँ पे, तो वहाँ का स्थान क्या होता है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई और वहाँ पे ब्लड क्या हो गया, जम गया, तो वहाँ का स्थान क्या होता है, वहाँ पे ब्रूसेस क्रिएट हो जाते हैं, वहाँ पे वो स्थान नीला दिखाई देता है, या रेडिश थोड़ा पर्पल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूल दैट आर ब्लैक और सर्टेन ब्राइट रेड ब्लड। स्टूल का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है और उसमें कभी कभी क्या होता है,
रेड ब्लड दिखाई देता है। लो बीपी भी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का साइन होता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ विजन। व्यक्ति की जो विजन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो जो विजन होता है ब्लरी हो जाता है, पैची दिखाई देता है और कभी कभी डबल विजन दिखाई देता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बैलेंस। व्यक्ति अपना जो इक्विलिब्रियम है, जो उसकी साम्य स्थिति है, वो उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है और वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, वो उसको सब कुछ क्या होता है, चकराता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड का पास होना। नेक्स्ट है नॉजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉज में है और नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है लाइट हेडेड। व्यक्ति जो होगा उसका सर क्या होगा, एकदम हल्का महसूस होगा और वो खड़ा होने में समर्थ होगा। जब भी व्यक्ति व्हेन विक्टिम स्टैंड ही और सी फील लाइट हेडेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीमिया। नेक्स्ट साइन और सिम्टम क्या हो सकता है, एनीमिया। ड्यू टू प्रॉपर लॉस ऑफ ब्लड क्या हो सकता है, एनीमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रस्ट एंड मॉइस्ट स्किन। व्यक्ति को बहुत प्यास लग सकती है, उसकी जो स्किन है वो नम होती है। नेक्स्ट है फैटिग्यू। व्यक्ति क्या होता है, थकान जैसा महसूस करता है। ब्रशिंग अराउंड नोवेल ऑन द साइड ऑफ एब्डोमेन। जो नाभि होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, या जो एब्डोमेन होता है उसके साइड पे क्या होता है, नीले रंग का ब्लड का जमाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है नम्बनेस इन केस ऑफ ब्लीडिंग विक्टिम सफरिंग फ्रॉम हेड इंजरी। नम्बनेस अर्थात व्यक्ति क्या हो जाता है, वो सुन्न महसूस करता है। ये कब होता है, हेड इंजरी के केस में लगभग होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंजरी, हेड इंजरी के केस में। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग के बाद भी देखे जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले, इफ़ इंटरनल ब्लीडिंग इज अनट्रीटेड, सीवियर और क्रॉनिक माइट लीड टू ऑर्गन फेल्योर, सीजर, कोमा एंड इवेंचुअली डेथ। यानी कि यदि इंटरनल ब्लीडिंग का उपचार नहीं किया गया तो यह सीवियर हो सकता है, ये क्रॉनिक हो सकता है और ऑर्गन फेल्योर भी कॉज कर सकता है। इसकी वजह से कोमा हो सकता है और अंततः रोगी की क्या हो जाती है, जो विक्टिम होता है, हताहत होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवन विथ ट्रीटमेंट सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग इज ऑफन फैटल। यहाँ तक कि उपचार के साथ गंभीर आंतरिक रक्तस्राव क्या होता है, अक्सर घातक होता है। यानी कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या हो सकती है, फैटल हो सकती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, या जो भी विक्टिम है, जो भी हताहत व्यक्ति है, उसके लिए घातक हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि ब्लीडिंग होने से व्यक्ति पे, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने से किसी व्यक्ति पे कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल कॉज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सिस्टम। मतलब लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल की क्षति से शरीर का जो सिस्टम है उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है अ डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम कॉज डिक्रीज्ड बीपी। रक्त की मात्रा में कमी आने से जो बीपी होता है अर्थात जो रक्तचाप होता है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हार्ट पंपिंग रेट इंक्रीज टू कॉम्पनसेट फॉर रिड्यूस बीपी। घटे हुए रक्तचाप की भरपाई करने के लिए हृदय की धड़कन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फोर्स ऑफ हार्ट बीट इज रिड्यूस सिंस देयर इज लेस ब्लड पंप। रक्त की कमी से हृदय की धड़कन में क्या होती है, तीव्रता आ जाती है, दबाव पैदा हो जाता है, उसमें उछाल पैदा हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हो जाने से रक्त की आपूर्ति में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। जब ब्लीडिंग कम होगी तो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। जब वही कम मात्रा में रहेगा तो वो
आपके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जब भी व्यक्ति सांस लेगा तो वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? हार्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग को हम किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं, या इंटरनल ब्लीडिंग का जो भी जांच है वो कौन कौन सी जांच है जिसके द्वारा हम इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करते हैं, उसको देख पाते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी क्या है? यदि डॉक्टर को ये लगता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करता है, फाइबर ऑप्टिक स्कोप की मदद से ईसोफेगस तथा स्टमक के आंतरिक भाग का परीक्षण करता है, जिसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, इस तरह से एंडोस्कोपी क्या हुई, इंटरनल ब्लीडिंग को डायग्नोस करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलोनोस्कोपी का। इसके द्वारा क्या होता है, बड़ी आंत में यानी कोलन में ब्लीडिंग के सोर्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमआरआई की, यानी कि ये एमआरआई के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्लीडिंग कहाँ तक फैला है, उसको लोकेट किया जाता है और उसका इस तरह से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीटी की, यानी कि सीटी स्कैन। यह ब्लीडिंग देखने का कॉमन टेस्ट होता है जिसके द्वारा ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग, स्वेलिंग तथा स्कल फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। यह इंट्रा एब्डोमिनल तथा रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब हुआ कि पेट के स्तर के पीछे का भाग, यहाँ यानी कि जहाँ पर गुर्दा यानी कि वो किडनी और ब्लैडर स्थित होते हैं, तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग देखना होता है तो सीटी उसमें मदद करता है तथा वहाँ की चोट की क्षमता का मूल्यांकन भी करता है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई चोट लगी है जिसके थ्रू क्या हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इस चीज़ को क्या करता है, इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी सहायता से पेट में होने वाली ब्लीडिंग को देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिक डिजीज जो होता है उसमें जो उस स्थिति में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। तो यह मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हुआ, इक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजियोस्कोपी की। एंजियोस्कोपी कैसे हेल्प करता है इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने में? अगर इंटरनल ब्लीडिंग का सोर्स क्या हो, आर्टरी डैमेज हो, अगर कोई आर्टरी डैमेज हो गई जिसके थ्रू क्या हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी में हो रही है, तो इस चीज़ का जो मूल्यांकन करना होता है, इवेल्यूशन करना होता है, वो एंजियोग्राफी के द्वारा डॉक्टर करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, एंजियोग्राफी भी क्या हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग को डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सीबीसी। सीबीसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसको हीमोग्राम कहते हैं। यह ब्लड में एनीमिया और एबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट को एसेस करने में मदद करता है। इस तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें है ट्रीटमेंट। हम कैसे ट्रीट करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग को? तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट इसका होगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड हेल्प अ कैजुअलिटी मेक अ फुल रिकवरी। यानी कि आंतरिक रक्तस्राव की अगर प्रारंभिक पहचान कर ली जाए, अगर शुरू में ही पहचान कर ली जाए और उपचार कर लिया जाए, तो जो भी जटिलताएं हो रही हैं
जोखिम हो रहे हैं उनको कम किया जा सकता है, और जो हताहत व्यक्ति है, जो इंजर्ड व्यक्ति है, उसकी रिकवरी में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटिंग मॉडरेट टू सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV यानी कि इंट्रावेनस विटामिन के, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड एंड प्लेटलेट्स। समटाइम्स डॉक्टर में गिव इंट्रावेनस फ्लूइड रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स टू कैजुअलिटी, यानी कि मॉडरेट से गंभीर आंतरिक रक्तस्राव के उपचार में इंट्रावेनस विटामिन के, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड एंड प्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट युक्त IV फ्लूइड को भी हताहत व्यक्ति को चढ़ाते हैं। इस तरह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी भी जो टेक्नीशियन है इमरजेंसी ट्रामा का, अगर वो किसी व्यक्ति का इस तरह से ट्रीटमेंट करता है तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक क्या उसे बचाया जा सकता है इंटरनल ब्लीडिंग से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि हम आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग का फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और प्रबंधन। इसमें हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट के हम अंतर्गत देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग, अर्थात हम किस तरह से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। इस फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम कैसे इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगाएं। नेक्स्ट है वाइटल साइन मॉनिटरिंग, हमें किन किन जरूरी साइन को मॉनिटर करना है व्यक्ति में। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल कॉजेज, अर्थात ऐसे कौन से एक्चुअल कॉज हैं जो कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण है, इस जानकारी का पता लगाना। नेक्स्ट है इमरजेंसी सर्जरी के द्वारा इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड की, यानी कि फर्स्ट एड से यानी कि प्राथमिक चिकित्सा से हम किसी व्यक्ति को कैसे इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान स्टेबल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कीप द कैजुअलिटी डाउन विथ द हेड लो एंड टू one side to ensure a good blood supply to the brain, advise the casualty not to move, यानी कि जो भी हताहत व्यक्ति है उसका सिर को नीचे की ओर झुकाकर रखते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि मस्तिष्क में, ब्रेन में रक्त की आपूर्ति पर्याप्त और अच्छी मात्रा में बनी रहे। घायल को सलाह देते रहना है कि वो हरकत न करे, यानी कि वो मूव न करे। नेक्स्ट है if the casualty injuries allow raise the leg to add the return of blood flow to the vital organ, यदि घायल व्यक्ति की क्षति यह छूट दे सके तो पाँव को ऊपर की ओर उठा दें ताकि नाजुक एवं महत्वपूर्ण अंगों तक जो आवश्यक ब्लड की आपूर्ति है वो होती रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे loosen any constructive clothing around the neck, chest and waist, गले, छाती तथा कमर के आसपास के पहने हुए सख्त कपड़ों को हम क्या करेंगे, ढीला कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर द कैजुअलिटी एंड एक्सप्लेन द नेसेसिटी टू रिलैक्स, हताहत पर दबाव रखें और उसे सहज रहने की आवश्यकता बताएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमाइज शॉक, हम शॉक को यानी कि सदमा को कम से कम करें, यानी कि हम व्यक्ति जो भी घायल व्यक्ति है उसको शांत एवं लेटी स्थिति में रहने के लिए कहें जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए, जब तक कि उसे कोई एम्बुलेंस आकर के वहाँ से ले जाकर के हॉस्पिटल में शिफ्ट ना करें, और यदि वो बहुत ज़्यादा ही हताहत है। इस स्थिति में क्या होता है, जब शॉक की स्थिति होती है तो व्यक्ति में थकान, कमजोरी तथा उसकी
पल्स और ब्रीदिंग क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी घायल व्यक्ति है उसको शांत बोलते हैं कि आप शांत रहो और उसको लेटी स्थिति में रहने का सलाह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेक ब्रीदिंग रेट, पल्स एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एट 10 मिनट इंटरवल। इसके बाद हम बात करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ब्रीदिंग रेट हर 10 मिनट की अवधि के बाद जो भी हताहत व्यक्ति है उसकी नाड़ी यानी कि पल्स रेट एवं ब्रीदिंग रेट यानी कि श्वसन दर को जांचते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ द कैजुअलिटी फॉर अदर इंजरी ट्रीट एज नेसेसरी। अन्य चोटों को पता करने के लिए घायल की जांच करेंगे और आवश्यकता अनुसार उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे if the casualty is unconscious but breathing normally, place in recovery position। यदि घायल व्यक्ति बेहोश है किंतु सांस उसकी सामान्य ढंग से चल रही है तो उसे क्या करेंगे, एक रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट स्टॉप बिगिन रेसक्सिटेशन इमीडिएटली। यदि सांस एवं हृदय की गति रुक गई है तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन शुरू करेंगे यानी कि सीपीआर शुरू करेंगे, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम एबीसी या सीएबी की प्रक्रिया द्वारा हम रेस्क्यू करते हैं किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीप कैजुअलिटी कवर्ड एंड प्लेस अ ब्लैंकेट अंडरनीथ इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो घायल को गर्म बनाए रखने के लिए ऊपर नीचे कंबल लगाकर ढक कर रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि keep the record of any specimen passed or vomited by casualty. If possible, send sample to the hospital with casualty। हताहत के किसी भी नमूने का सारा रिकॉर्ड रखें, जैसे अगर वो व्यक्ति उल्टी करता है या किसी अन्य प्रकार से अगर कोई चीज़ उसके शरीर से बाहर निकलता है, यदि संभव हो तो हताहत के साथ उस नमूने को अस्पताल लेकर के जाएं या उसको भेजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूव टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, ट्रांसपोर्ट एज अ स्ट्रेटर कैश, मेंटेनिंग द ट्रीटमेंट पोजीशन। तुरंत ही हताहत को क्या करें, अस्पताल ले जाएं, एक स्ट्रेचर केस के रूप में उसको क्या करें, स्थानांतरित करें, उपचार की स्थिति में उसको हमेशा बनाए रखें और हमेशा याद रखें कि घायल व्यक्ति जो भी है उसको मुंह से कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग की। हम इंटरनल ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के अंतर्गत हम देखेंगे द डायग्नोसिस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग बिगिन विथ अ थोरो हिस्ट्री टेकिंग ऑफ कैजुअलिटी विच इज टेकिंग बाय डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी इंटरनल ब्लीडिंग है उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे शुरुआती चीज़ होती है जो कि क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा इंस्ट्रक्ट की जाती है, डॉक्टर के द्वारा की जाती है। इसमें डॉक्टर क्या करता है, उस पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, इंजरी के दौरान की हिस्ट्री उससे क्या करता है, लेता है, उससे पूछता है, या जो भी स्वास्थ्य कर्मी होता है, हेल्थ केयर पर्सनल होता है, वो ये सारे क्वेश्चन उस हताहत व्यक्ति से पूछता है। अगर वो बोलने की स्थिति में ना हो, अगर वो अनकॉन्शियस हो, तो वो उसके अटेंडेंट से उसकी हिस्ट्री लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत डॉक्टर पूरी फिजिक की जांच करता है, अर्थात पूरी शरीर की जांच करता है, जो कि क्या है, बाहर से दिखता है। तो इट इज़ अ रूटीन टेस्ट बाय द डॉक्टर हु चेक ओवर ऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इसलिए क्या, एक तरह का रूटीन चेक होता है, टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल हेल्थ देखा जाता है। दे कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एरिया ऑफ ब्लीडिंग मे बी ऑकर्ड। ये इसके अंतर्गत जो डॉक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस एरिया पे करता है, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल है, if there is concern about bleeding in the brain, the physical examination will focus on the neurogenic system। जैसे कि अगर फिजिकल एग्जामिनेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर
डॉक्टर इसको करता है तो क्या करता है, मेन उस एरिया पे ज़्यादा फोकस कर पाता है जहाँ पर कि प्रॉब्लम हो। एक एक करके वो क्या करता है, बॉडी के हर एक अंगों की जांच करता है। अगर क्या हो, इफ़ देयर इज़ कंसर्न अबाउट ब्लीडिंग इन द ब्रेन, अगर ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, ब्रेन में हो रही है, तो भी जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा डॉक्टर का वो पूरी तरफ से उसके उस व्यक्ति के न्यूरोजेनिक सिस्टम पे होगा। और इफ़ इट इज़ इन इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग द एग्जामिनेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द एब्डोमेन। अगर व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही है, तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन क्या होता है, वो उसके एब्डोमेन पे फोकस्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटल साइन मॉनिटरिंग, यानी कि डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से ऐसे ज़रूरी चिन्ह जो साइन होते हैं उसको मॉनिटर करना होता है पेशेंट में। सबसे पहले हम मॉनिटर करेंगे बीपी का, बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ ब्रीथ योर लंग टेक इन 1 मिनट। नेक्स्ट है पल्स, पल्स क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लेवल, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। और उसके बाद हम बात करेंगे ईसीजी, जिसको हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता है। ये सारे वाइटल साइन डॉक्टर के द्वारा किसी भी हताहत व्यक्ति में मॉनिटर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल कॉज, यानी कि ऐसा कौन सा एक्चुअल कॉज है जो कि इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज कर रहा है। तो आइए इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पहले पॉइंट से इसको समझेंगे। आइडेंटिफाइंग व्हाट्स कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी सिंपल इफ़ यू इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट और हैव अ रिसेंट इंजरी, द ब्लीडिंग इज लाइकली द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट। कभी कभी यह पहचानना कि आंतरिक रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है। यदि व्यक्ति किसी दुर्घटना में शामिल रहा है या हाल ही में उसे चोट लगी हो तो ब्लीडिंग संभावित रूप से उसी घटना का परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। आल्सो डायग्नोसिस द कॉज may be easier if you have a condition that can lead to internal bleeding such as gastritis। इसके कारण का निदान करना भी आसान हो जाता है। अगर हमें पता चल जाए अगर डायग्नोसिस, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके कारण का निदान करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। जैसे कि आपके पास ऐसी स्थिति है जो कि क्या हो रही है, आंतरिक रक्तस्राव को जन्म दे सकती है। जैसे क्या है, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इसमें पेट के म्यूकस में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है उसके संपूर्ण क्षेत्र में जलन होती है, वहाँ पे अल्सर बन जाता है और वो क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे हाउ एवर नॉट इन every case of internal bleeding is so clear cut. Finding the source of internal bleeding may take some time and require through physical examination। हालांकि आंतरिक रक्तस्राव का हर मामला इतना स्पष्ट नहीं होता, इसको ढूंढने में कुछ समय लग सकता है। इसके लिए विक्टिम के फिजिकल एग्जामिनेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इमरजेंसी सर्जरी के थ्रू। इमरजेंसी सर्जरी के थ्रू हम कैसे इंटरनल ब्लीडिंग को मैनेज करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसके पहले पॉइंट को देखेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज एडिशनल डैमेज। इमरजेंसी सर्जरी के द्वारा इंटरनल ब्लीडिंग का मैनेजमेंट, इसको कम अर्थात मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इन सम सिचुएशन इन विच द पेशेंट इज क्रिटिकली इल फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग, द डिसीजन मे बी मेड टू अंडरगो इमरजेंसी सर्जरी टू फाइंड एंड रिपेयर द ब्लीडिंग साइट। This may occur in trauma victims with abdominal and chest injury that have unstable sign,
कौन कौन से अनस्टेबल साइन दिखाई देते हैं उसमें? डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लो बीपी एंड अदर साइन ऑफ शॉक. At risk for bleeding to death if doctor wait for diagnostic test. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो इस स्थिति में इमरजेंसी सर्जरी के द्वारा ब्लीडिंग साइट को ढूंढा जाता है. मैं इसको डिनोट भी करती रह रही हूँ. इमरजेंसी साइट को ढूंढा जाता और उसको रिपेयर किया जाता है. यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी के द्वारा क्या करेंगे? उस इंटरनल ब्लीडिंग के साइट को ढूंढेंगे और उसको रिपेयर करेंगे. यह स्थिति ट्रॉमा द्वारा हताहत व्यक्ति में, जिसमें क्या होती है, एब्डोमेन एंड चेस्ट इंजरी होती है या हो सकता है, उसमें होता है, जिसमें कुछ अनस्टेबल साइन भी होते हैं. कौन कौन से अनस्टेबल साइन होते हैं? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो उनकी चेतना की अवस्था होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है. नेक्स्ट है लो बीपी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि उनके अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है. नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके अंदर क्या होगी, और शॉक के साइन दिखाई देंगे. इसमें यह भी रिस्क होता है कि अगर डॉक्टर डायग्नोसिस का वेट करे तब तक जो भी विक्टिम है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि जो हताहत व्यक्ति है उसकी मौत भी हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर टू गो हेल्प. अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो कहाँ पर हेल्प के लिए जाए. अगर कोई व्यक्ति रोड पे है या उसे ऐसा कोई केस दिख गया, या तो वो कोई घर पे अगर उसको ऐसा केस दिखा, तो अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए. इन इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो ऑलवेज कॉल 108 फॉर एन एम्बुलेंस. तो 108 जो इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल करना चाहिए. या तो आप अपने डॉक्टर को कॉल सकते हो, कॉल योर डॉक्टर, या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, या तो आप अपने जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हो. थैंक यू.